ऋषिकेश की बर्फीली हवाओं के बीच गंगा के किनारे एक दुबला पतला युवक बैठा था। आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन दिल में एक गहरा द्वंद्व। उसके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता वापस उसके घर उत्तराखंड के पंचूर गांव जाता था, जहां उसकी माँ उसके पसंदीदा भोजन के साथ इंतजार कर रही थी, और दूसरा रास्ता जाता था गोरखपुर के उस मठ की ओर, जहां से वापसी का कोई मार्ग नहीं था। तभी एक रात उस युवक ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे हिलाकर रख दिया। उसने देखा कि समाज की बुराइयां किस तरह निर्दोषों का गला घोंट रही हैं। उसने तय कर लिया, अब अजय मर चुका है, लेकिन क्या एक बेटे के लिए अपनी माँ की ममता को मारना इतना आसान था? जब उसके पिता उसे खोजने गोरखपुर पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव पंचूर में हुआ था। तब उनका नाम अजय सिंह बिष्ट था। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे। उनका बचपन अभावों में नहीं, बल्कि कड़े अनुशासन में बीता। अजय बचपन से ही पढ़ने में मेधावी थे, लेकिन उनका मन स्कूल की किताबों से ज्यादा हिमालय की चोटियों और संतों की टोली में लगता था। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये शांत लड़का एक दिन भारत के सबसे बड़े राज्य की कमान संभालेगा। अजय ने गणित में बीएससी की। परिवार चाहता था कि वो कोई बड़ी सरकारी नौकरी करे, लेकिन अजय के भीतर एक आग जल रही थी। बिना किसी को बताए एक दिन अजय ने अपना झोला उठाया और घर छोड़ दिया। हफ्तों तक परिवार को पता ही नहीं चला कि उनका लाडला बेटा कहाँ है। माँ बिलखती रही, पिता दर दर भटकते रहे। अंत में खबर मिली कि अजय गोरखपुर के गोरक्षपीठ में महंत अवैद्यनाथ की शरण में है। गोरखपुर पहुंचकर अजय ने सन्यास की दीक्षा लेने की इच्छा जताई। महंत अवैद्यनाथ ने उन्हें परखने के लिए सबसे कठिन कार्य दिए। उन्हें जमीन पर सोना पड़ता था, खुद खाना बनाना पड़ता था और घंटों ध्यान में बैठना पड़ता था। जब उनके पिता उन्हें वापस ले जाने के लिए गोरखपुर मठ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा गेरुआ वस्त्र पहने, सिर मुंडवाए हुए एक साधारण सन्यासी की तरह बैठा है। पिता ने भावुक होकर कहा, बेटा घर चल, तेरी माँ का बुरा हाल है। तब अजय ने जो जवाब दिया वो पत्थर के कलेजे को भी पिघला दे। उन्होंने कहा, पिताजी, अब मेरा परिवार केवल पंचूर गांव नहीं है, अब पूरा उत्तर प्रदेश और हर पीड़ित व्यक्ति मेरा परिवार है। एक बेटे के रूप में मैं मर चुका हूं, अब मैं केवल धर्म का सेवक हूं। योगी आदित्यनाथ का सन्यास केवल भगवान की भक्ति के लिए नहीं था। उन्होंने देखा था कि कैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज था, कैसे मासूमों को डराया जाता था। उन्होंने अपनी भावनाओं का गला घोंटा ताकि दूसरों के घरों में चूल्हा जल सके। सन्यास की उस कठोर दीक्षा के बाद अजय सिंह बिष्ट अब पूर्ण रूप से योगी आदित्यनाथ बन चुके थे। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। मठ के भीतर अनुशासन की भट्टी में खुद को तपाने के बाद जब वो पहली बार गोरखपुर की सड़कों पर निकले तो उन्होंने देखा कि वहां का आम आदमी खौफ के साये में जी रहा था। उस दौर में गोरखपुर और आसपास के इलाकों में बाहुबलियों और माफियाओं का ऐसा आतंक था कि पुलिस भी उनके मोहल्लों में घुसने से कतराती थी। योगी आदित्यनाथ ने देखा कि गरीबों की जमीनों पर कब्जे हो रहे थे और व्यापारियों से सरेआम रंगदारी वसूली जा रही थी। एक युवा सन्यासी के भीतर का क्षत्रिय जाग उठा। उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ मंदिर के भीतर बैठकर घंटा नहीं बजाएंगे, बल्कि अन्याय के खिलाफ गदा उठाएंगे। यही वो दौर था जब उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की नींव रखी। सन्यास धारण करने के बाद यह उनके जीवन का सबसे बड़ा रिस्क था। एक तरफ वे लोग थे जिनके पास सत्ता थी, पैसा था और बंदूकें थी, और दूसरी तरफ एक युवा सन्यासी जिसके पास सिर्फ भगवा वस्त्र और अटूट संकल्प था। उन पर कई जानलेवा हमले हुए। एक बार तो उनके काफिले पर पत्थरों और गोलियों से हमला किया गया, जिसमें उनकी जान बाल बाल बची। लेकिन योगी डरे नहीं। संघर्ष इतना गहरा था कि उन्हें कई रातें बिना सोए गुजारनी पड़ती थीं, क्योंकि किसी न किसी पीड़ित की गुहार उनके दरवाजे पर दस्तक दे देती थी। उनके जीवन का सबसे भावुक और झकझोर देने वाला पल वो था जब साल 2007 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक सन्यासी जिसने अपना घर परिवार सब त्याग दिया था, उसे अपराधियों की तरह जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जेल की उस अंधेरी कोठरी में बिताई गई रातें उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थीं। जब वो जेल से छूटकर संसद पहुंचे तो पूरे देश ने एक ऐसा मंजर देखा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सदन की कार्यवाही चल रही थी और अचानक वो युवा सांसद फूट फूट कर रोने लगा। अपनी रुंधी हुई आवाज में उन्होंने कहा, सभापति महोदय,
मुझे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। क्या एक सन्यासी होना अपराध है? अगर मुझे सुरक्षा नहीं मिली तो मैं सदन छोड़ दूंगा। संसद के उस फर्श पर गिरे योगी के आंसुओं ने पूरे देश को हिला दिया था। वो रोना कमजोरी का नहीं, बल्कि उस अपमान का दर्द था जो एक तपस्वी को बिना कसूर झेलना पड़ा था। लेकिन उन आंसुओं ने उनके भीतर की आग को और प्रचंड कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि जिस व्यवस्था ने उन्हें रुलाया है, एक दिन वो उसी व्यवस्था को सुधार कर दम लेंगे। संघर्ष की ये कहानी अब मठ से निकलकर सत्ता के गलियारों की ओर मुड़ रही थी, जहां उन्हें न केवल अपने दुश्मनों से लड़ना था, बल्कि अपनी खुद की पार्टी के भीतर भी अपनी जगह बनानी थी। संसद में झलके उन आंसुओं ने योगी आदित्यनाथ के जीवन की दिशा ही बदल दी। उस दिन उन्होंने महसूस किया कि बिना पूर्ण शक्ति के इस तंत्र की गंदगी को साफ नहीं किया जा सकता। वो वापस गोरखपुर आए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर करुणा के साथ साथ एक कठोर संकल्प था। उन्होंने गांव-गांव घूमना शुरू किया, लोगों के दुख दर्द को करीब से देखा और एक ऐसा संगठन खड़ा किया जो बिना किसी सरकारी मदद के लोगों के हक के लिए माफियाओं से टकरा जाता था। उनका संघर्ष इतना व्यक्तिगत हो गया था कि कई बार उन्हें खुद रात के अंधेरे में उन जगहों पर जाना पड़ता था जहां पुलिस जाने की हिम्मत नहीं करती थी। सालों का ये तप और संघर्ष उस वक्त एक ऐतिहासिक मोड़ पर आ गया जब 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार था। दिल्ली के गलियारों में बड़े बड़े दिग्गजों के नाम चल रहे थे, लेकिन अचानक एक फोन कॉल ने सबको चौंका दिया। योगी आदित्यनाथ को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली बुलाया गया। जब वो लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे तो वहां समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। एक सन्यासी, जिसके पास रहने को अपना घर नहीं था, जिसके पास बैंक बैलेंस के नाम पर कुछ नहीं था, उसे देश के सबसे बड़े राज्य की बागडोर सौंपी जा रही थी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए रूप में शुरू हुआ। सत्ता संभालते ही उन्होंने सबसे पहले उन फाइलों को हाथ में लिया जो सालों से धूल फांक रही थीं। उन्होंने साफ कह दिया, अपराधी या तो जेल में होंगे या प्रदेश छोड़ देंगे। इसके बाद शुरू हुआ बुलडोजर का वो दौर जिसने बड़े बड़े बाहुबलियों के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। लोग हैरान थे कि एक भगवाधारी सन्यासी इतना कठोर कैसे हो सकता है, लेकिन इस कठोरता के पीछे वही दर्द था जो उन्होंने संसद में रोते हुए महसूस किया था। वो नहीं चाहते थे कि जो अन्याय के साथ हुआ वो प्रदेश की किसी और जनता के साथ हो। इस सत्ता के शिखर पर रहते हुए भी एक भावुक क्षण तब आया जब उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हुआ। उस समय पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था। एक तरफ एक बेटा था जिसकी आंखों में पिता को खोने का गम था, और दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री था जिसके कंधों पर 24 करोड़ लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी थी। योगी आदित्यनाथ ने वो कठिन फैसला लिया जिसने सबको रुला दिया। उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी मां को पत्र लिखा, मां, पिताजी के अंतिम दर्शन की बहुत इच्छा है, लेकिन इस वक्त मेरी जरूरत मेरे प्रदेश को है। मैं अपने राजधर्म को नहीं छोड़ सकता। एक सन्यासी ने अपने पिता को आखिरी विदाई भी नहीं दी ताकि वो दूसरों के पिताओं और बेटों की जान बचा सके। यह उस संघर्ष की पराकाष्ठा थी जहां एक इंसान व्यक्तिगत मोहमाया को पूरी तरह त्याग कर लोक कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर देता है। आज भी गोरखपुर के मठ में सुबह 4 बजे उनकी दिनचर्या उसी सादगी से शुरू होती है जैसे एक सामान्य सन्यासी की होती है। उनके जीवन की ये कहानी हमें सिखाती है कि आंसू कमजोरी नहीं होते, अगर उन्हें संकल्प की आग में तपा दिया जाए तो वे इतिहास लिखने की ताकत रखते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद भी योगी आदित्यनाथ के भीतर का वो सन्यासी कभी शांत नहीं हुआ। आज भी जब वो रात के सन्नाटे में लखनऊ के अपने सरकारी आवास में बैठते हैं तो उनकी आंखों के सामने वही पुरानी यादें तैर जाती हैं, वही पंचूर के पहाड़, वही माँ का आंचल और वही गोरखपुर की गलियां जहां कभी उन्हें अपमानित किया गया था। लेकिन अब वो अपमान एक मशाल बन चुका था। उनके जीवन का संघर्ष अब खुद के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश की उस आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए था जिसे समाज भूल चुका था। उनका असली संघर्ष तब दिखा जब उन्होंने राजनीति के स्थापित वीआईपी कल्चर को लात मार दी। उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर चलने से पहले 100 बार सोचा जाए, लेकिन अगर किसी माफिया ने अवैध संपत्ति बनाई है तो उसे जमींदोज करने में एक पल की भी देरी न हो। उनके इस अंदाज ने पूरे भारत में योगी मॉडल को जन्म दिया। लोग उन्हें अब केवल एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक मानने लगे थे।
लेकिन इस सफलता के पीछे की एकाकी यात्रा बहुत कम लोग जानते हैं। सत्ता के शिखर पर बैठा ये शख्स आज भी एक कमरे के साधारण बिस्तर पर सोता है और सुबह उठकर सबसे पहले गौसेवा करता है। एक बार फिर उनकी आंखों में आंसू देखे गए, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं बल्कि संतोष के थे। जब अयोध्या में राम मंदिर का सपना साकार हुआ तो योगी आदित्यनाथ की आंखों में वही चमक थी जो ऋषिकेश के तट पर बैठे उस युवा अजय सिंह बिष्ट की आंखों में थी। उन्होंने अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ को दिए उस वचन को पूरा कर दिया था जिसे लेकर उन्होंने कभी अपना घर छोड़ा था। संन्यास से सत्ता और सत्ता से सेवा का यह चक्र अब पूरा हो चुका था। उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हों, यदि आपके इरादे फौलादी हैं और चरित्र बेदाग है तो पूरी दुनिया को आपके कदमों में झुकना ही पड़ता है। योगी आदित्यनाथ की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक निरंतर चलने वाली तपस्या है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ती है, वो नए संकल्प के साथ फिर से काम पर जुट जाते हैं। उनके लिए संघर्ष ही जीवन है और सेवा ही सर्वोच्च धर्म। हिमालय की कंदराओं से निकलकर सत्ता के गलियारों तक का ये सफ़र करोड़ों युवाओं के लिए एक मिसाल है कि एक साधारण इंसान भी अगर अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय पाले तो वो असाधारण इतिहास रच सकता है। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने की यह यात्रा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और धर्म की विजय की गाथा है। योगी आदित्यनाथ के जीवन का यह अध्याय उस दर्शन पर टिका है जिसे कर्म योग कहा जाता है। सत्ता के 7 सालों के बाद भी उनके जीवन में वही सादगी और कठोरता बरकरार है जो एक समय गोरखपुर के मठ के एक छोटे से कमरे में हुआ करती थी। लोग अक्सर पूछते हैं कि एक इंसान इतना निडर कैसे हो सकता है। इसका जवाब उनके उस संघर्ष में छिपा है जहां उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था। वो दौर जब उन पर जानलेवा हमले हुए जब उनके काफिले को घेरकर आग लगाने की कोशिश की गई, उन पलों ने उनके भीतर से मौत का डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज योगी आदित्यनाथ का संघर्ष एक नए धरातल पर है। अब उनकी लड़ाई केवल माफियाओं से नहीं, बल्कि गरीबी, अशिक्षा और उस पुरानी सोच से है जिसने उत्तर प्रदेश को दशकों तक पीछे रखा। वे अक्सर कहते हैं कि सन्यासी का कोई अपना नहीं होता, इसलिए उसका कोई पराया भी नहीं होता। यही वजह है कि वे बिना थके, बिना रुके 17 से 18 घंटे काम करते हैं। उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा उनके गुरु का वो सपना है जिसमें एक ऐसे भारत की कल्पना थी जहां धर्म और विकास एक साथ चलें। इस महागाथा का सबसे प्रेरक पहलू ये है कि उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। आज भी जब कभी उन्हें समय मिलता है, वे उत्तराखंड की उन वादियों को याद करते हैं, लेकिन अपनी माँ से मिलने की तड़प को वे हमेशा राजधर्म के पीछे छिपा लेते हैं। एक बार एक इंटरव्यू में जब उनसे उनकी माँ के बारे में पूछा गया तो उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। वो एक पल था जिसने दुनिया को दिखाया कि उस लोह पुरुष के भीतर भी एक कोमल हृदय वाला बेटा जीवित है, जिसने अपनी व्यक्तिगत खुशियों की आहुति दे दी है। योगी आदित्यनाथ की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल पद या प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस पद पर रहते हुए अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना है। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ तक का सफ़र एक व्यक्ति के रूपांतरण की कहानी नहीं, बल्कि एक विचार के जन्म की कहानी है। यह विचार है राष्ट्र सर्वोपरि। जब तक समाज में अन्याय रहेगा, जब तक कोई गरीब न्याय के लिए भटकेगा, तब तक इस सन्यासी का संघर्ष जारी रहेगा। उनकी जीवन गाथा का ये पड़ाव हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। यदि आप अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। वे आज एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां वे करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुके हैं। उनकी ये यात्रा, जो पहाड़ों की शांति से शुरू होकर सत्ता के शोर के बीच भी अविचलित बनी हुई है, आने वाली पीढ़ियों को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेगी। ये थी योगी आदित्यनाथ के जीवन संघर्ष की वो मुकम्मल कहानी जिसने आंसुओं को शक्ति में और संन्यास को सेवा में बदल दिया। योगी आदित्यनाथ के संघर्ष की यह गाथा अब उस मोड़ पर है जहां दुनिया उन्हें एक प्रशासक के रूप में देखती है, लेकिन उनके भीतर का तपस्वी आज भी अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। अक्सर लोग चमकते हुए पद को देखते हैं, लेकिन उस पद के पीछे की कड़वी सच्चाई और अकेलेपन को नहीं समझ पाते। सत्ता के शीर्ष पर बैठकर भी योगी का जीवन एक एकांतवास जैसा ही है।
वे आज भी अपने भोजन में केवल उबली हुई सब्जियां और साधारण अनाज लेते हैं, और उनका शयन कक्ष किसी आलीशान महल जैसा नहीं, बल्कि एक साधु की कुटिया जैसा है। उनके जीवन का एक और भावुक हिस्सा वो है जब वे अपने जनता दरबार में बैठते हैं। वहां आने वाले हर व्यक्ति की कहानी में उन्हें अपना पुराना संघर्ष याद आता है। जब कोई माँ अपनी फरियाद लेकर आती है तो उन्हें अपनी उस माँ की याद आती होगी जिसे उन्होंने सालों पहले संन्यास के लिए छोड़ दिया था। एक बार एक छोटी बच्ची अपनी पढ़ाई की समस्या लेकर उनके पास आई तो योगी ने न केवल उसकी मदद की, बल्कि उसे दुलारते हुए उनके चेहरे पर वैसी ही मुस्कान आई जो एक पिता के चेहरे पर होती है। यही वो विरोधाभास है जो उन्हें महान बनाता है, अपराधियों के लिए वज्र से भी कठोर और पीड़ितों के लिए मोम से भी कोमल। संघर्ष की इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि योगी ने कभी भी शॉर्टकट नहीं चुना। जब वे सांसद थे तब भी वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते थे, लाठियां खाते थे और जेल जाते थे। उन्होंने सत्ता को कभी उपभोग की वस्तु नहीं समझा, बल्कि उसे एक कांटों का ताज माना। आज जब वे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चलते हैं तो वे केवल एक मुख्यमंत्री नहीं होते, बल्कि एक ऐसे सुधारक होते हैं जो सदियों की गंदगी को साफ करने के लिए निकला है। उनकी ये यात्रा हमें बताती है कि इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्म और त्याग से पहचाना जाता है। अजय सिंह बिष्ट चाहते तो उत्तराखंड की शांत वादियों में एक आरामदायक जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने तपती धूप और चुनौतियों भरा रास्ता चुना। उनका जीवन एक जलती हुई मशाल की तरह है जो खुद जलकर दूसरों को रास्ता दिखा रही है। आज योगी आदित्यनाथ केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं, ईमानदारी का, निर्भीकता का और समर्पण का। उनकी कहानी ये कहकर समाप्त नहीं की जा सकती कि वे मुख्यमंत्री बन गए, बल्कि ये कहानी हर दिन एक नए पन्ने के साथ लिखी जा रही है। हर वो फैसला जो किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाता है, उनके संघर्ष की इस किताब का एक नया अध्याय है। हिमालय की गोद से निकलकर, गंगा के आंचल में पलकर और गोरक्षनाथ की धूनी में तपकर निखरा ये व्यक्तित्व आज भारत के इतिहास का एक अमिट हिस्सा बन चुका है। यह कहानी हमें याद दिलाती रहेगी कि एक सच्चा सन्यासी वही है जो केवल मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के दुखों के निवारण के लिए अपनी पूरी जिंदगी होम कर दे। योगी आदित्यनाथ के जीवन का ये पड़ाव उस परम सत्य की ओर इशारा करता है जहां व्यक्तिगत इच्छाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं और केवल लोक कल्याण ही जीवित रहता है। सत्ता के गलियारों में अक्सर लोग अपनी पहचान खो देते हैं, लेकिन योगी ने अपनी पहचान को ही शासन का आधार बना लिया। उनके संघर्ष का सबसे मौन और गहरा हिस्सा है उनका अकेलापन। एक सन्यासी जब भीड़ से घिरे राज्य का नेतृत्व करता है तो उसके पास सलाह देने वाले हजारों होते हैं, लेकिन मन की व्यथा साझा करने वाला कोई नहीं। उनका संघर्ष अब उन युवाओं के लिए एक मशाल है जो संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सिद्ध कर दिया कि अगर चरित्र में पवित्रता हो तो एक झोले और 2 जोड़ी कपड़ों के साथ भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े सूबे को बदला जा सकता है। उन्होंने राजनीति को सत्ता का खेल नहीं, बल्कि साधना का मार्ग बना दिया है। उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि उस डर को जीतना है जो आम आदमी के मन में अपराधियों के लिए बैठा था। आज जब वे अपनी गद्दी पर बैठते हैं तो उनके सामने खड़ी चुनौतियां और भी बड़ी हैं। करोड़ों लोगों की उम्मीदें, विपक्ष के प्रहार और एक विकसित प्रदेश बनाने का भारी उत्तरदायित्व। लेकिन जिस व्यक्ति ने जवानी की दहलीज पर अपनी माँ की ममता और घर की सुख सुविधाओं को तिलांजलि दे दी हो, उसे दुनिया की कोई भी चुनौती डिगा नहीं सकती। उनकी आंखों में आज भी वही चमक है जो कभी गोरखनाथ मठ की सीढ़ियों पर पहली बार चढ़ते वक्त थी। ये कहानी उस निरंतरता की है जो कभी थकती नहीं। यह संघर्ष उस विश्वास का है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ और फिर एक जननायक बनने की ये महागाथा भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज हो चुकी है, जो आने वाले कई दशकों तक हर उस व्यक्ति को प्रेरित करेगी जो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है। योगी का जीवन एक जीवित दर्शन है कि कर्म ही पूजा है और राष्ट्र ही मंदिर। उनकी ये यात्रा अनंत है, क्योंकि एक सन्यासी का संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता, वो केवल अपना स्वरूप बदलता है। योगी आदित्यनाथ के जीवन का निष्कर्ष केवल एक पद की प्राप्ति नहीं, बल्कि उस त्याग की पराकाष्ठा है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। अक्सर सत्ता इंसान को बदल देती है, लेकिन यहाँ सत्ता ने एक सन्यासी को और भी अधिक कठोर तपस्वी बना दिया। उनके संघर्ष का अंतिम सत्य यही है कि उन्होंने अपनी हर व्यक्तिगत भावना को राष्ट्रहित की वेदी पर स्वाहा कर दिया है।
आज वे जिस मुकाम पर हैं वहां से पीछे मुड़कर देखने पर केवल कांटों भरा रास्ता दिखता है, लेकिन उनके चेहरे की शांति बताती है कि उन्हें अपने फैसलों पर कोई पछतावा नहीं है। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने का ये सफ़र हमें सिखाता है कि अगर आपके भीतर शून्य होने का साहस है, तभी आप अनंत को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक सन्यासी का असली मठ केवल मंदिर की चारदीवारी नहीं, बल्कि वो पूरा समाज है जिसकी सेवा का संकल्प उसने लिया है। उनका जीवन एक जलती हुई उस धूनी की तरह है जो खुद को जलाकर समाज के अंधकार को दूर कर रही है। आज जब इतिहास लिखा जा रहा है तो योगी आदित्यनाथ का नाम एक ऐसे योद्धा के रूप में दर्ज है जिसने राजनीति के कीचड़ में रहकर भी अपने भगवा वस्त्र की पवित्रता को धूमिल नहीं होने दिया। उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देता रहेगा कि पद अस्थायी है, प्रतिष्ठा कर्मों से मिलती है और अमरता केवल निस्वार्थ सेवा से प्राप्त होती है। पहाड़ों की उस शांत गुफा से निकला ये संकल्प आज एक आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माण की नींव बन चुका है। ये अंत नहीं, बल्कि एक नए युग का सूत्रपात है, जहां एक सन्यासी ने दिखा दिया कि राजधर्म और धर्म साथ साथ कैसे निभाए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की इस महागाथा को आज यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं इस तरह की किसी और सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।